हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 13 फरवरी और आज की इस वीडियो में हम 13 फरवरी से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक जानकारी दे दूं, अगर आप किसी भी एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज लगाना। क्योंकि आप कितना भी कॉन्सेप्ट क्यों ना लगा लो, पर जब तक टेस्ट नहीं लगाओगे प्रिपरेशन अधूरी ही रह जाएगी। टेस्ट बुक जो कि मार्केट लीडर है टेस्ट सीरीज़ में, जिसके टेस्ट सीरीज़ 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट अभी तक लगा भी चुके हैं, ये आपके लिए एक स्पेशल ऑफर लेकर आए हैं। और अगर रेलवे की बात की जाए, जिसके आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसमें आरआरबी एनटीपीसी 2020 के 162 टेस्ट, जिसमें कि 18 टेस्ट टोटल फ्री हैं, साथ ही आरआरबी ग्रुप डी के 170 टेस्ट, जिसमें कि 11 टेस्ट बिल्कुल फ्री हैं। इसके साथ ही आपको रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस और 200 से अधिक एग्ज़ाम के लिए 12,000 से ज़्यादा मॉक एक साल के लिए सिर्फ 299 रुपये में मिल सकेंगे। और इसके लिए आप स्टडी 10 का कूपन यूज़ करके 30 रुपये एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी पा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। और इस समिट का आयोजन टेरी के द्वारा किया गया। टेरी यानी कि द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। और इस समिट का आयोजन किया क्यों जाता है? तो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई लड़ने में ये सरकार की भूमिका को बताता है। साथ ही दुनिया के ऐसे देश जो कि क्लाइमेट चेंजेस यानी कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें भी एक साथ एक मंच पर लाता है। तो इसी पर्पज़ से इसका आयोजन किया गया। और इसकी थीम भी रही है, जो कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में मैंने एक टर्म यूज़ किया है, जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंजेस। ये क्या होते हैं? तो देखिए, जलवायु किसी भी स्थान के वातावरण की दशा को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये काफ़ी कुछ सिमिलर है मौसम के। लेकिन मौसम में क्या होता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दिन में तो कई बार मौसम बदलते रहते हैं, लेकिन जलवायु दिन में कई बार नहीं बदलते। ऐसा भी होता है कि एक स्थान की जलवायु दशकों तक, मतलब कि डिकेड तक वैसे ही बनी रहती है। तो इसी क्लाइमेट चेंजेस की समस्या से निपटने के लिए जो देश हैं, ये अपने अपने स्तर पर काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। तो अभी भारत में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये भी हाल ही में जीत लिया है मानसा वाराणसी ने, जो कि बिलोंग करती है वाराणसी से। तो कहने का मतलब ये है कि अभी इस साल के अंत में जो मिस वर्ल्ड कंपटीशन होगा, इसमें ये भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। जैसे कि 2017 में जो मिस इंडिया रही थी मानुषी चिल्लर, ये बनी मिस इंडिया। इसके बाद इन्होंने विश्व स्तर पर यानी कि मिस वर्ल्ड की कंपटीशन में भारत को रिप्रेजेंट किया था और बाद में ये विनर भी रही थी। तो इसी तरह मानसा वाराणसी ये तो बनी है मिस इंडिया, अब ये भारत को मिस वर्ल्ड के कंपटीशन में रिप्रेजेंट करेंगी। तो मानसा वाराणसी, इन्हें सुमन राव जो कि 2019 की मिस इंडिया रही हैं, इनके द्वारा क्राउन पहनाया गया। इसी क्रम में दूसरे स्थान पर उपविजेता रही हैं मान्या सिंह, जो कि बिलोंग करती हैं उत्तर प्रदेश से। और जो मनिका शिवकंद है, जो कि बिलोंग करती है हरियाणा से, इन्होंने मिस ग्रैंड इंडिया 2020 का खिताब अपने नाम किया है। तो इसमें ये रही हैं विनर, जिनका नाम है मानसा वाराणसी फेमिना मिस इंडिया 2020। विश्व के सबसे पुराने पशु जीवाश्म की खोज कहाँ की गई है? तो इसकी खोज अभी हाल ही में की गई है मध्य प्रदेश में। मतलब कि मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, भोपाल से 40 किलोमीटर दूर स्थित है भीमबेटका, जहाँ अभी हाल ही में 57 करोड़ साल पुराना ये पशु जीवाश्म खोजा गया है, जिसका नाम है डिकिन्सोनिया। अब आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ये पशु जीवाश्म इतने करोड़ साल पुराना है, इसका पता कैसे चलता है? तो आप लोगों ने 2 पद्धतियों के बारे में सुना होगा या पढ़ा भी होगा। एक है यूरेनियम डेटिंग पद्धति, दूसरी है कार्बन डेटिंग पद्धति। अब ये क्या है? तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले चट्टानों की आयु का निर्धारण ये होता है यूरेनियम डेटिंग पद्धति से, जबकि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवाश्म की आयु का निर्धारण ये होता है कार्बन डेटिंग पद्धति से। तो इसी के माध्यम से ये पता चला है कि ये जो दुनिया का सबसे पुराना पशु जीवाश्म है, 57 करोड़ साल पुराना, ये खोजा गया है मध्य प्रदेश के भोपाल में, मतलब कि भीमबेटका में। अच्छा, यदि हम बात करें भीमबेटका की,
तो ये भारत के मतलब कि मध्य प्रदेश में ये तो है रायसेन जिले में स्थित, जो कि पूरा पाषाणिक आवासीय स्थल है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि 2003 में इसे यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। तो अब यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की, राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक। भारत में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में ही है। जो बांधा हुआ टाइगर रिजर्व है ये हॉट एयर बैलून की सुविधा प्रोवाइड कराने वाला भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी बना है। हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर मतलब कि 24 जनवरी के दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा राज्य की लड़कियों के लिए पंख अभियान की शुरुआत की गई थी। यहाँ पंख की फुल फॉर्म बनती है P फॉर प्रोटेक्ट, A फॉर अवेयरनेस, N फॉर न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, K फॉर नॉलेज और H फॉर हेल्थ। काउ टैक्स लगाने वाला मतलब कि गायों के लिए टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य ये मध्य प्रदेश ही है। और अभी हाल ही में इसने गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट का भी गठन किया था। हाल ही में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पहली महिला CEO ये कौन होंगी? तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पहली महिला CEO ये होंगी सुजैन क्लार्क। अभी फ़िलहाल ये यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अध्यक्ष हैं, लेकिन जल्द ही मतलब कि 11 मार्च 2021 से ये बन जाएंगी यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की CEO, पहली महिला CEO। तो इसकी स्थापना हुई थी 1912 में। हेडक्वार्टर स्थित है वॉशिंगटन DC में। अब इस क्वेश्चन में बात की जा रही है पहली महिला की, तो हाल ही में भारत की जो सोमा मंडल है ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था नोकोजी ओंकोजी के बारे में, जो कि अभी हाल ही में WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, साथ ही पहली अफ्रीकी भी बन गई हैं। इसके अलावा भारत मूल की मतलब कि भारतीय मूल की जो कमला हैरिस है ये वाइस प्रेसिडेंट बनाई गई हैं अमेरिका में, और वाइस प्रेसिडेंट बनने वाली ये पहली महिला भी बन गई हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने चीनी टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है? तो चीनी टास्क फोर्स इसका गठन किसके द्वारा किया जाएगा? अमेरिका के द्वारा। अब ये पूरा मैटर है क्या? तो आप कह सकते हैं कि चाइना के खिलाफ एक तरह का ये टास्क फोर्स है जो कि गठित किया जाएगा अमेरिका के द्वारा। अब इसे आप समझिएगा, ये हाल ही की न्यूज़ है। ये जो आप देख रहे हैं ये है साउथ चाइना सी, ऊपर हिस्सा है चाइना का। तो इसी साउथ चाइना सी में यदि आप देखेंगे तो कुछ यहाँ पास एक द्वीप है जिसका नाम है पारासेल द्वीप, जो कि अभी चर्चे में भी रहा है। हुआ ये था कि इसी पारासेल द्वीप पर अमेरिका का जो युद्धपोत है ये आ गया था, तो इस पर चाइना ने ऐतराज़ जताया था। मतलब कि चाइना का साफ साफ कहना था कि ये हमारा आइलैंड है, इसके पास आप भूल करके भी मत आ जाना, वरना हमारे द्वारा सख्त कदम उठाए जाएंगे। तो देखिए ये पूरा मुद्दा है क्या, जो चाइना है ये काफ़ी समय से अमेरिका से बौखलाया हुआ है। यदि आप लोगों को ताइवान वाला मुद्दा याद होगा, मतलब कि ताइवान की स्वतंत्रता की जब बात चल रही थी तो उसमें जो USA है इसने ताइवान का पक्ष लिया था, और ये बात चाइना को रास नहीं आई थी। चाइना का साफ साफ कहना था कि हमारे देश का मुद्दा है, मतलब कि ये हमारा पर्सनल मैटर है, इस पर आप मत बोलिए। और आप कुछ और भी रिलेट कर सकते हैं। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में चाइना के द्वारा अमेरिका के जो पूर्व विदेश मंत्री हैं माइक पोम्पियो, इनके समेत कई अधिकारियों पर चाइना आने पर बैन भी लगा दिया गया था। तो कुल मिलाकर इन दोनों देशों के बीच के जो संबंध है ये सही नहीं चल रहे हैं, जिसके कारण अभी हाल ही में मतलब कि जो बाइडेन की सरकार आई है और इसने चाइना के खिलाफ अपने लोगों को तैयार रहने के लिए मतलब कि एक तरह के टास्क फोर्स का गठन किया है जिसका नाम है चीनी टास्क फोर्स। तो कुल 15 लोगों को मिलाकर के इस टास्क फोर्स का गठन किया गया है। स्पेशली इस चाइना के मुद्दे को लेकर के गठन किया गया है अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा। तो यदि आप मैप में देखेंगे तो ये है US, इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन DC। वॉशिंगटन DC में ही हेडक्वार्टर स्थित है यहाँ की स्पेस एजेंसी नासा का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का और वर्ल्ड बैंक का। इसके अलावा यहाँ की करेंसी है US डॉलर। हाल ही में यहाँ के सबसे उम्र दराज राष्ट्रपति बनाए गए हैं जो बाइडेन। भारतीय मूल की कमला हैरिस बनाई गई हैं उपराष्ट्रपति, जिन्हें अभी हाल ही में मतलब कि इन दोनों को ही टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस महाद्वीप को नई दुनिया कहा जाता है, तो ये कहा जाता है नॉर्थ अमेरिका को ही। इसके अलावा यदि आप देखेंगे ये है US, ये है मैक्सिको। इन दोनों ही देशों के बीच एक नदी है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है। इसका नाम क्या है? रियो ग्रैंडे रिवर। आप लोगों ने
5 ग्रेट लेक के बारे में सुना होगा जो कि स्थित है यूएसए में। कौन कौन सी लेक है? लेक इरी, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरन और लेक ओंटारियो, जिसमें कि एकमात्र लेक है लेक मिशिगन जो कि पूरी तरह से स्थित है यूएसए में। भारत की किस स्टार एथलीट को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डीएसपी नियुक्त करने का फैसला किया है? तो ये नियुक्त किया जाएगा हिमा दास को। और इसकी जानकारी अभी हाल ही में यहाँ के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके भी दी है। इसके साथ ही जो असम की कैबिनेट है, इसने राज्य सरकार के कई डिपार्टमेंट में क्लास 1 और क्लास 2 में खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए खेल नीति में भी संशोधन किया है। कहने का मतलब ये है कि इस संशोधन के अनुसार इसमें ओलंपिक, एशियाई गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में जो भी पदक विजेता खिलाड़ी होंगे उन्हें क्लास 1 अधिकारी बनाया जाएगा। इसी के तहत जो हिमा दास है, जो कि बेसिकली असम से ही बिलोंग करती हैं, इन्हें असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा डीएसपी का पद मतलब कि डीएसपी के रूप में नियुक्त करने का फैसला किया गया है। हिमा दास, जिन्हें ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, महज 22 साल की उम्र में 5 गोल्ड मेडल जीतने का खिताब इनके नाम है। 2018 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब ये बिलोंग करती है असम से। तो असम से रिलेटेड 2 इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो कि चर्चे में रही हैं। पहला तो ये है कि असम का जो पहला हेलीपोर्ट है ये ओपन किया गया है माजुली में। साथ ही भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला असम के जोगीघोपा में रखी गई है केंद्रीय मंत्री नितिन जयराम गडकरी जी के द्वारा। जबकि भारत का जो सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है ये बनाया जाएगा गुजरात में। किसानों के लिए भारत का पहला सीएनजी से चलने वाला ट्रैक्टर ये किसने लॉन्च किया है? तो पहला सीएनजी से चलने वाला ट्रैक्टर ये लॉन्च किया गया है केंद्रीय मंत्री नितिन जयराम गडकरी जी के द्वारा। अच्छा, सीएनजी इसका क्या मतलब होता है? तो इसकी फुल फॉर्म बनती है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, नेचुरल गैस को कॉम्प्रेस्ड करके बनाया जाता है और इस गैस का उपयोग अधिकतर वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। आप सभी जानते हैं फिलहाल मोस्टली व्हीकल पेट्रोल या तो डीजल से चलते हैं और पेट्रोल डीजल से चलते हैं, मतलब कि प्रदूषण भी इससे अधिक होता है। यदि आप व्हीकल को सीएनजी से चलाते हैं तो पेट्रोल और डीजल के मुकाबले ये सस्ता भी होता है और प्रदूषण ना के बराबर होता है। और इसलिए जो सरकार है, हमारी सरकार सीएनजी से चलने वाले वाहनों को भी काफ़ी प्रमोट कर रही है ताकि इससे वायु प्रदूषण भी कम हो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि डीजल की जो मौजूदा कीमत है इससे ये काफ़ी कम है। मतलब कि यदि किसान सीएनजी का या ट्रैक्टर यूज़ करते हैं तो इन्हें लगभग 50% की बचत होगी। अच्छा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सीएनजी बसेस चालू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो ये है दिल्ली। तो यहाँ तो हमने डिस्कस किया है सीएनजी के बारे में। लास्ट ईयर एचसीएनजी भी काफ़ी चर्चे में रहा है। एचसीएनजी ये क्या है? तो ये है हाइड्रोजन एनरिच्ड कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। तो एचसीएनजी बसेस चलाने वाला भी भारत का पहला शहर ये भी दिल्ली ही है। अब ये एचसीएनजी क्या है? तो हाइड्रोजन और सीएनजी, मतलब कि हाइड्रोजन और सीएनजी का ये एक तरह का मिश्रण है। सीएनजी यानी कि अभी मैंने बताया है कि जो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है, ये नेचुरल गैस को ही कॉम्प्रेस्ड करके बनाई जाती है CH4। तो मीथेन और हाइड्रोजन का ये मिश्रण है, मतलब कि इन दोनों के ही फायदे से लैस है HCNG। और HCNG बसेस चलाने वाला पहला शहर ये बना है दिल्ली। भारत का 51 टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, आज इसे मैंने दूसरे फॉर्मेट में सेट किया है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी तक भारत में कुल 50 टाइगर रिजर्व थे। अभी हाल ही में तमिलनाडु का 5वां और भारत का 51 टाइगर रिजर्व ये बन गया है कलक्कड़ मुंडुंतुरई टाइगर रिजर्व, जो कि स्थित है तमिलनाडु में ही। अच्छा, ये टाइगर रिजर्व यानी कि बाघ अभ्यारण्य ये क्या होते हैं? तो मैंने आप लोगों को बताया भी है कि ऐसे नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि बाघों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं, उन्हें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया जाता है और ये प्रोजेक्ट टाइगर के द्वारा नियंत्रित होते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर जिसकी शुरुआत 1973 में की गई थी। और भारत में किस किस एरिया में कितने टाइगर रिजर्व हैं ये आप मैप के थ्रू देख भी सकते हैं। एडिशनल फैक्ट की यदि हम बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ समय पहले ही जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, इन्होंने बाघ गणना रिपोर्ट 2018 जारी की थी। मतलब कि 2018 की
ये जो बाघ जनगणना रिपोर्ट है ये जारी की गई 2020 में, और ये जो नया डेटा रिलीज़ किया गया है इसके अनुसार भारत में अनुमानित बाघों की संख्या है 2967 यानी कि 2967, जिसमें कि सबसे ज़्यादा बाघ ये हैं अपने मध्य प्रदेश में। इसके बाद स्थान आता है कर्नाटक का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दी है? तो मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी ये अभी हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है, ताकि जो स्टूडेंट हैं ये विज्ञान के प्रति आकर्षित हो सकें, इसमें इनकी रुचि बढ़े। तो इसके तहत दिल्ली के सभी स्कूलों में 9th क्लास के 1000 मेधावी छात्रों को 5000 रुपये की राशि विज्ञान छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप में प्रदान करने की घोषणा की गई है। और यही है मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा जिसे मंजूरी दी गई है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। अच्छा, दिल्ली से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप याद रख सकते हैं जो कि करंट से रिलेटेड है। हाल ही में दिल्ली के द्वारा मतलब कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा स्विच दिल्ली अभियान की शुरुआत की गई थी। और क्यों की गई थी? दिल्ली में वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए, ताकि दिल्ली के लोग ज़्यादा से ज़्यादा ई वाहन खरीदेंगे जिससे कि वायु प्रदूषण भी कम होगा, जिसके लिए स्विच दिल्ली अभियान की शुरुआत की गई। हाल ही में किस देश का पहला मार्स मिशन जिसका नाम है होप ये मंगल की कक्षा में पहुंच चुका है? तो होप जो कि यूएई का पहला मार्स मिशन है ये भी हाल ही में मंगल की कक्षा में पहुंच चुका है। अब इसे आप इस मैप के थ्रू देखेंगे, ये है हमारी पृथ्वी। यहाँ से जो होप मिशन है जो कि यूएई का पहला मार्स मिशन है और इसे जापान के द्वारा लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? जुलाई 2020 में। और इतने समय बाद, क्योंकि जो मंगल है ये पृथ्वी से काफ़ी दूर है, इतने समय बाद ये अब हाल ही में मतलब कि डेट देख सकते हैं आप 9 फरवरी 2021 को ये पहुंच चुका है मंगल की कक्षा में। अच्छा, कक्षा में पहुंच चुका है इसका क्या मतलब है? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये है सूर्य, ये है पृथ्वी। जितने भी ग्रह हैं ये सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं, मतलब कि एक वृत्ताकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं, यही है इसका कक्ष। जैसे कि पृथ्वी कुछ इस तरह परिक्रमा कर रहा है और ये है मंगल की कक्षा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मंगल और पृथ्वी इन दोनों ही ग्रहों के बीच लगभग 47 मिलियन माइल्स का फासला है, मतलब कि ये इतनी दूर है एक दूसरे से। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये है पृथ्वी की कक्षा यानी कि ये है अर्थ का ऑर्बिट और ये है मंगल का ऑर्बिट। और इसी मंगल का ये जो ऑर्बिट है मतलब कि ये जो कक्ष देख रहे हैं आप, इसी कक्ष में पहुंच चुका है होप मिशन जो कि यूएई का पहला मार्स मिशन है। ध्यान दीजिएगा ये मंगल ग्रह के अंदर नहीं पहुंचा है, केवल इसके ऑर्बिट में पहुंचा हुआ है। साथ ही आप एडिशनल तौर पर एक और फैक्ट याद रखेंगे, जैसे कि जो हमारी पृथ्वी है इसको सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? 365 दिन, जिसे आप एक साल कहते हैं। और जो मंगल है इसे सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी से लगभग डबल दिन यानी कि 387 दिन लगते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि 2 साल में एक समय ऐसा भी आता है जब मंगल और पृथ्वी एक दूसरे के काफ़ी पास होती हैं। जैसे कि आप समझिएगा पृथ्वी अपना एक चक्कर ये पूरा कर रही है 365 दिन में और मंगल को लग रहे हैं इससे डबल टाइम, मतलब कि जब तक मंगल अपना एक चक्कर पूरा करेगा इतने में तो पृथ्वी 2 बार घूम के आ जाएगी। 2 बार घूमेगी मतलब कि 365 और 365। जब पृथ्वी के 2 साल पूरे होते हैं उस समय पृथ्वी और मंगल ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी पास होते हैं। कहने का मतलब है कि 2 साल में एक बार ये दोनों ग्रह एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक होते हैं। अब यही कारण है कि ये जो मार्स मिशन है इसे लॉन्च किया गया था जुलाई 2020 में, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे के नज़दीक ये आए थे अक्टूबर 2020 में। अब नेक्स्ट टाइम कब आएंगे? 2022 में। तो इस तरह इसे आप याद रख सकते हैं। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर था राजस्थान। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।